नमस्कार। संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के क्रम में आज हम चीन के संविधान का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। चीन के जनवादी गणराज्य का संविधान, जिसे 4 दिसंबर 1982 को लागू किया गया। इस संविधान की मूल विशेषताएं, जिनमें सबसे पहली बात यह है कि चीन का संविधान, जनवादी गणराज्य का चीन का संविधान 4 आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है। ये 4 आधारभूत सिद्धांत, जिसमें पहला है साम्यवादी दल के नेतृत्व में आस्था, दूसरा है मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद से प्राप्त जो साम्यवादी निर्देशन हैं उन निर्देशनों में आस्था, तीसरा है जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद में विश्वास, जनता के अधिनायकवाद में विश्वास, और चौथा समाजवादी मार्ग का अनुसरण। चीन के जनवादी गणराज्य का समस्त तंत्र और व्यवस्थाएं इन्हीं 4 मूलभूत सिद्धांतों के इर्द गिर्द स्थापित हैं। समस्त प्रक्रियाओं का मूल स्रोत संविधान के ये 4 आधारभूत सिद्धांत हैं, जिसमें साम्यवादी दल, माओवाद, लेनिनवाद और मार्क्सवाद के निर्देशन, समाजवादी प्रकार का राज्य दर्शन या समाजवादी मार्ग का अनुसरण और जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद में आस्था। इन 4 मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर चीन का संविधान अपनी समस्त व्यवस्थाओं और नीतियों का निर्धारण करता है। दूसरा, चीन में क्योंकि साम्यवादी क्रांति हुई 1949 में और उसके बाद से चीन में साम्यवादी दल का एकल नेतृत्व है। अन्य राजनीतिक दलों की स्थिति मान्य नहीं है, बल्कि एक प्रभुत्ववादी, साम्यवादी, समाजवादी और जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद की स्थापना करने के लिए साम्यवादी दल को सर्वे सर्वा इकाई के रूप में स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार चीन में जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद में आस्था दिखाई है चीनी संविधान में। इसलिए श्रमिक वर्ग के हाथ में नेतृत्व, श्रमिक और किसान वर्ग के बीच घनिष्ठ मैत्री संबंध, इस प्रकार की परंपराएं जो हैं वो चीन में संवैधानिक रूप से स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। चीन के संविधान में लोकतांत्रिक केंद्रवाद अधिक है और ये केंद्रवाद जो समस्त प्रकार की शक्तियों को एक स्थान पर घनीभूत करता है, ये केंद्रवाद साम्यवादी दल के रूप में और मान्यताओं के तरीके से यदि देखा जाए तो साम्यवादी और समाजवादी मार्ग के अनुसरण की प्रक्रिया के रूप में, सिद्धांतों के रूप में स्थापित किया गया है। साम्यवादी दल का एकल नेतृत्व है और इसी दल का जो पॉलिट ब्यूरो है वो मुख्य रूप से कार्यकारी भूमिका निभाता है और समस्त लोक प्रभुत्व की या जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद की स्थापना का समर्थन करता है चीनी गणराज्य। लेकिन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं, शक्तियों को जन आधार पर इस तरह से स्थापित किया गया है कि लोकतंत्र की पालना करते हुए भी समस्त शक्तियां केंद्रीकृत रूप में साम्यवादी दल के निर्देशन में स्थापित हैं। इसी प्रकार चीन में साम्यवादी, समाजवादी आध्यात्मिक सभ्यता का निर्माण करने का एक संकल्प जनवादी चीन जो है उसके संविधान के अंतर्गत हमें दिखाई देता है। समाजवादी आध्यात्मिक सभ्यता का यदि हम सरल शब्दों में अर्थ देखना चाहें तो समाजवादी जो नैतिक मूल्यों का समूह है, ये समूह ही समाजवादी आध्यात्मिकता है। सभ्यता के समाजवादी सभ्यता के निर्माण और उसकी रक्षा और विकास के लिए आधारभूत मूल्यों का निर्माण करना, उनकी पालना को सुनिश्चित करना ही एक प्रकार से समाजवादी आध्यात्मिकता है। ये समाजवादी व्यवस्था के नागरिक गुणों के रूप में मानवीय मूल्यों को स्थापित करते हैं। इसी प्रकार चीन में समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास संवैधानिक रूप में किया गया है, यानी समस्त शासन सत्ता को किसी एक व्यक्ति में या एक दल में स्थापित ना करके समस्त शासन सत्ता जनता में
लोक अधिनायकवाद की स्थापना करते हुए जनता में स्थापित की गई है। शासन के राष्ट्रीय से स्थानीय स्तर तक विभिन्न प्रकार के जन कांग्रेस के संगठन हैं और जनता द्वारा चुने गए श्रमिक, किसान और जो इस वर्ग के साधारण लोग हैं वो इसके सदस्य होते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक ही नहीं वरन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में भी जनता के नियंत्रण को पूरी तरह स्वीकार किया गया है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि चीन का जो संविधान है वो पूंजीवादी या व्यक्तिवादी नहीं बल्कि समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना का एक मुख्य आधार अपने संविधान में स्थापित करता है। इसी प्रकार चीन में एकात्मक राज्य व्यवस्था का समर्थन किया गया है। ये हालांकि चीन में शासन की प्रादेशिक इकाइयां स्थापित की गई हैं, प्रांत हैं, फिर केंद्र के नियंत्रण वाले नगर निगम हैं, इसी प्रकार से काउंटियां हैं, जन कम्यून हैं, लेकिन शासन का जो मुख्य नियंत्रण और निर्देशन का प्रभाव और आधार है वो केंद्रीकृत है, केंद्र सरकार के अधीन निर्धारित किया गया है और संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन विधिवत रूप से वितरण के आधार पर नहीं किया गया है, बल्कि वो साम्यवादी दल और उसकी जो व्यवस्था सरकार के रूप में स्थापित की गई है उसमें स्थापित किया गया है। इसी प्रकार चीन में बहुराष्ट्रीय राज्यों की नीति को मान्यता, मतलब सांस्कृतिक और अन्य आधारों पर बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में चीन को देखा जाता है। हालांकि सरकारी और व्यवस्थागत आधार पर यदि देखा जाए तो चीन में समाजवादी मूल्यों और साम्यवादी दल की प्रखरता जो है उसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यवस्था का प्रभाव व्यवहारिक रूप में इतना दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन सैद्धांतिक संवैधानिक रूप में यदि देखा जाए तो इन व्यवस्थाओं को सपोर्ट करने वाले यदि अन्य मान्यता, अपना विश्वास किसी रूप में कायम करते हैं तो चीन में अनेक राष्ट्रीयता और इस प्रकार से चीनी संविधान के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि विभिन्नता में एकता का एक सूत्र जो है वो स्थापित करने का प्रयास किया गया है। समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण और उसका पालन संविधान द्वारा चीन में निर्धारित किया गया है, यानी उत्पादन के समस्त साधनों पर समाजवादी प्रवृत्ति के सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना सुनिश्चित की गई है और इसीलिए चीन का जो संवैधानिक प्रावधान है वो चीन के समाज में पूंजीवादी वर्ग के आधिपत्य को सीमित और रोकने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्पादन और वितरण के साधनों को सामाजिक प्रवृत्ति के अधीन रखा गया है। सामाजिक प्रवृत्ति के जो सार्वजनिक स्वामित्व के का गुण है या एक व्यवस्था है उसकी पालना संविधान के अंतर्गत समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के नजरिए से की जाती है। इसी प्रकार समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए राजकीय क्षेत्र जो है इसमें उत्पादन के प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित उपकरण राजनीतिक क्षेत्र में जनता का स्वामित्व सुनिश्चित करते हैं। कम्यून क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी जो हैं वो आत्मनिर्भर आर्थिक इकाइयों के आधार पर इस व्यवस्था का लाभ लेते हैं। इन पर संपूर्ण कम्यून का सामूहिक नियंत्रण होता है। इसी प्रकार जो चीन की अर्थव्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, इसमें सहकारी अर्थव्यवस्था जिसमें परस्पर सहयोग और समन्वय देखा जाता है, प्रतिस्पर्धा नहीं है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक हित की पूर्ति और प्राप्ति सटीक और सुनिश्चित की गई है तथा वितरण के आधार पर यदि देखा जाए तो समाजवादी वितरण प्रणाली जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी श्रम क्षमता के अनुसार कार्य करना होगा और उसे कार्य के अनुसार वेतन प्रदान किया जाएगा। तो ये एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी जो श्रम करने की क्षमता है उसका एक बहुत बेहतरीन प्रयास जो है वो व्यवस्थाओं में या उत्पादन के आधार पर करता है और बदले में उसको उसके कार्य के अनुपात में वेतन दिया जाता है। समाजवादी व्यवस्था का इस संविधान में आधुनिकीकरण किया गया है। चीन के संविधान के अंतर्गत
सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण करके हम ये मान सकते हैं कि चीनी संविधान में एक प्रकार से समाजवादी आधुनिकीकरण का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्रमशः चीन की उच्च वर्ग की संस्कृति और लोकतंत्र से संपन्न जो समाजवादी राज्य के का रूप है उसको विकसित और स्थापित करने के रूप में दिखाई पड़ती है। जैसा हमने देखा कि समाजवादी आध्यात्मिकता के प्रयास जो हैं वो चीनी संविधान के द्वारा किए जाते हैं और उसी की अभिव्यक्ति और उसी की स्थापना और क्रियान्विति का प्रयास सामाजिक रूप में चीन का जो उच्चतम वर्ग है उसकी संस्कृति और लोकतंत्र से संपन्न समाजवादी मूल्यों को सुरक्षित संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। चीनी संविधान के अनुसार संवैधानिक विधि और संविधान जो है वो सर्वोच्च है। संविधान राज्य की मौलिक विधि है। चीन के संविधान को मौलिक विधि के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण चीन के समस्त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य सांस्कृतिक प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो इसी संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही संचालित की जा सकती हैं। इस 1982 के संविधान के माध्यम से राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई। जन कांग्रेस के द्वारा, जन कांग्रेस जो वहाँ का एक प्रकार का व्यवस्थापिका का रूप है, जन कांग्रेस चीन में राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए करती है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की जो स्थायी समिति है वो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय जन कांग्रेस अपने प्रथम अधिवेशन में स्थायी समिति का निर्वाचन करती है और फिर जन कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में जब कांग्रेस की स्थायी समिति का चुनाव हो जाता है तो ये एक प्रकार से स्थिर और सुनिश्चित प्रकार की संस्था के रूप में प्रशासनिक कार्यों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी इकाई के रूप में कार्य करती है। जन कांग्रेस की जो स्थायी समिति है जिसका चुनाव नवनिर्वाचित जन कांग्रेस के सदस्य अपने प्रथम अधिवेशन में करते हैं, ये एक प्रकार से परमानेंट फीचर के रूप में, एक स्थायी इकाई के रूप में प्रशासकीय राजनीतिक कार्यों के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। इसी प्रकार न्यायपालिका का जो रूप है चीन में वो थोड़ा प्रशासन के अंग के रूप में न्यायपालिका कार्य करती है, तो बड़ा कमजोर, एक प्रकार से शक्तिहीन न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उस अर्थ में प्राप्त नहीं है जो संवैधानिक सुरक्षा के रूप में अन्य देशों में विधिवत प्रदान किया जाता है। न्यायपालिका यहाँ साम्यवादी व्यवस्था को, साम्यवादी दल को, समाजवादी संस्कृति को प्रोत्साहन देने वाले एक कहना चाहिए प्रशासनिक अंग के रूप में ही कार्यरत है। केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना संविधान के द्वारा चीन में की गई है। ये केंद्रीय सैनिक आयोग का चेयरमैन जो होता है ये ही चीन का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है और साथ ही साथ चीन का जो सर्वोच्च सेनापति है वो चीन की समस्त सैनिक गतिविधियों का संचालन, नियंत्रण, व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये केंद्रीय सैनिक आयोग, संविधान ने राष्ट्रपति को आयोग के नियंत्रण का अधिकार नहीं दिया है। राष्ट्रपति आयोग को केंद्रीय सैनिक आयोग को नियंत्रित नहीं कर सकता। केंद्रीय सैनिक आयोग का जो चेयरमैन है जिसे मुख्य सेनापति कहा जाता है वो ही समस्त प्रकार की सैनिक गतिविधियों के निर्धारण, निर्देशन और संचालन के लिए उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति नहीं होता। विदेश नीति संबंधी सिद्धांत का निर्धारण भी चीन के संविधान के अंतर्गत किया गया है जिसमें चीन जो है वो शांति और सहयोग को बढ़ावा देगा, साम्राज्यवाद और प्रभुत्ववाद को प्रोत्साहन नहीं देगा, पंचशील के सिद्धांतों का पालन करेगा और चीनी राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा को प्राथमिक रूप में सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार का आभास देने वाले वैदेशिक जो नीति और सिद्धांत हैं उनका निर्धारण चीन के संविधान में
विदेश नीति के संचालन और निर्धारण के लिए किया गया। इसी प्रकार चीन में साम्यवादी दल का प्रभुत्व या साम्यवादी समाजवादी संस्कृति का अस्तित्व है और साथ ही साथ नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का विवरण या व्यवस्था भी की गई है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं मौलिक अधिकारों के रूप में संविधान के अंतर्गत नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई हैं। साथ ही साथ मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। कानून का पालन करें चीनी नागरिक, अनुशासन में रहें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के दायित्व को पूरा करें, सेना में यदि आवश्यकता होती है तो सेना में कार्य करने के लिए तैयार रहें, मातृभूमि की रक्षा करें, निश्चित समय पर जो निश्चित मात्रा में अपना कर है उसका भुगतान करते रहें। इस प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण भी चीन के संविधान में चीनी नागरिकों के लिए किया गया है। चीन का संविधान जो है वो यदि हम आकार की दृष्टि से देखें तो संक्षिप्त है, लिखित है लेकिन संक्षिप्त है और निर्मित है। चीन में संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन और उसके प्रयासों से संविधान को आकार दिया गया है। तो ये संक्षिप्त, लिखित और निर्मित संविधान है जिसकी एक प्रस्तावना है, 4 अध्याय हैं और 138 अनुच्छेदों में ये चीन का संविधान विभक्त है। कानूनी दृष्टि से चीन के संविधान में कठोर और कहना चाहिए बहुत दुष्परिवर्तनशील प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से चीन का संविधान लचीला संविधान है जो आवश्यकता अनुसार संशोधन की क्षमता अपने में समाहित किए हुए। इस प्रकार चीन का संविधान जो है वो साम्यवादी संस्कृति, समाजवादी राज्य का रूप, जन प्रभुत्व की अवधारणा और लेनिनवादी, माओवादी और मार्क्सवादी जो साम्यवादी सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को पूरा करने वाली एक इकाई के रूप में साम्यवादी दल के नेतृत्व में कार्य करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था संविधान के अंतर्गत चीनी जनवादी गणराज्य के संविधान के अंतर्गत की गई है। तो चीन के संविधान की इन विशेषताओं के आधार पर हम कुछ इसका एक अलग भाग भी इस रूप में देख सकते हैं कि ये समाजवादी और साम्यवादी और लोक प्रभुत्व का निर्धारण करने के साथ साथ चीन के नागरिकों के लिए आर्थिक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विविध मौलिक अधिकारों का निर्धारण भी चीन के संविधान में विधिवत किया गया है। और साथ ही साथ चीन में के संविधान द्वारा जिस प्रकार की व्यवस्था का निर्धारण किया गया है उस व्यवस्था की पूर्ति के लिए या उसका पालन करने के लिए मौलिक कर्तव्यों के रूप में नागरिकों को निर्देशित भी किया गया है। धन्यवाद।